आइए आज हम लोग देखेंगे पावर। क्या हो गया? वहां से मोबाइल होगा, लेते आइए। तो मोबाइल वहीं पर रखे होंगे। चालू हो गया? चलिए, आप लोग का वर्क, एनर्जी और पावर, जिसमें वर्क और एनर्जी बता दिए थे क्या? वहीं पे, अच्छा यहीं पे पैकेट में। तो चलिए, आज हम लोग का टॉपिक है क्या? पावर जी। पावर के बारे में देखेंगे हम लोग। चलिए, आप लोग जितने भी यूट्यूब पर हैं लाइव आ जाइए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाने के लिए बोलिए, शेयर करिए। तो बताए थे आप लोग को जी कि कार्य कौन सी राशि है? अदिश राशि। और कार्य कहते किसको है? बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। लेकिन विस्थापन जब कब बल के दिशा में हो, विस्थापन किस दिशा में? बल के दिशा में हो, तो वहां वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब कार्य सीधी रेखा में बल के दिशा में ना हो, कुछ एंगल बनाएगा, तो वहां पर क्या बोलेंगे? वर्क बराबर क्या बताएंगे? वहां पर बताएंगे वर्क बराबर, जब एंगल आपका डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, 180 डिग्री पर नहीं होगा, ठीक है, 180 डिग्री पर नहीं होगा, तो वहां पर थीटा कौन से घूमेगा? तो वहां पर बताए थे डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। और बताया था कि कार्य का मात्रक होता है जूल और सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। और बताए थे कि 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, या एक कहेंगे 1 जूल बराबर कितना होता है? 4.2 कैलोरी। 4.2 कैलोरी। और ऊर्जा बताए थे, ऊर्जा किसको कहिएगा? कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? कार्य करने की क्षमता को क्या कहिएगा? ऊर्जा। ऊर्जा में 3 गो हम लोग को मेन पढ़ना है: यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बताए थे आप लोग को कि यांत्रिक ऊर्जा किसको कहिएगा? जिसमें गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा दोनों होगा, वैसे आपको क्या कहेंगे? जैसे बस या ट्रेन में बैठे व्यक्ति सीट के अपेक्षा स्थिर रहता है और रोड की अपेक्षा गति में होता है। लटका हुआ पंखा अभी स्थिर है, स्थिर ऊर्जा लगेगा, और जब वो अपने जगह पर लटक के चलना शुरू करेगा तो गति में आ जाएगा, स्थिर और गति दोनों प्राप्त करेगा। तो वैसे ऊर्जा को क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताए थे कि मानव के द्वारा किया गया कार्य, मनुष्य के द्वारा जो कार्य होता है उसमें कौन सा ऊर्जा होता है? यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा किसको कहिएगा? मैकेनिक यानी काइनेटिक एनर्जी अब प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बताए थे ना, यह राशि कौन सा था? अदिश। गतिज ऊर्जा बताए थे कि किसको कहिएगा? गतिज ऊर्जा बताए थे जो काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है, जो काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है। जैसा गुलेर चला रहा है तो क्या हो गया? हथौड़ा से पीट रहा है, या बाहर पानी बह रहा है, ठीक है, या लड़का दौड़ रहा है, ठीक है, ये सब कौन सा हो गया? अब कहेंगे जो काम रुका हुआ है, स्टॉप हो गया। जैसे गुलेर को ताने हुए, गुलेर को ताने हैं तो कौन सी? या कहेंगे डैम में पानी ठहरा हुआ है, या कहेंगे स्प्रिंग खड़ा है, अस्थाई है तो कौन ऊर्जा है? स्थित ऊर्जा। और जब स्प्रिंग को दबाएंगे तो कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। अब बल कहेगा तो प्रत्यायन बल, जो स्प्रिंग को दबाते हैं तो उसमें कौन बल लगता है? प्रत्यायन बल। बताए थे ना जी आप लोग को। चलिए, लाइव जो भी बच्चे हैं अपने दोस्त यार को शेयर कीजिए। एक बार आप लोग भी अपना दोस्त के शेयर कीजिए। चलिए, जो भी है आप लोग कमेंट करिए। संदीप कुमार हेलो सर। चलिए हेलो। माइक सही किया किए सर।
क्या कहीं थोड़ा सर का ससुराल जाना हो गया मनीष सर के, इसके वजह से नहीं हो पाया। 3 बजे दृष्टि का बुक किया जाता है और हेल्पलाइन सेट नंबर 16 का डिस्कशन क्यों लिख देते हैं? और एथिया नहीं बदले हैं जी, सागर जी कुछ चेंज नहीं किए हैं, थंबल चेंज नहीं करिएगा। चलिए तो हम लोग बात करते हैं आज किसका, पावर का। पावर यानी शक्ति। तो बताइए शक्ति किसको कहिएगा? तो कार्य करने की क्षमता की दर को क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। और शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर W बटा T। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर या कार्य दर को ऊर्जा भी बोलते हैं, कार्य को या ऊर्जा की दर को क्या कहिएगा? शक्ति कहिएगा। और शक्ति को किसके द्वारा डिनोट करते हैं? P द्वारा। शक्ति को किसके द्वारा? P द्वारा। और P बराबर होता है W बटा T। तो यहां कह रहा है शक्ति कार्य करने की दर को या ऊर्जा के रूपांतरण की दर को, यानी केवल किसको याद रखना है? दर को। अगर दर नहीं लगाएंगे तो ऊर्जा हो जाएगा, और दर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? शक्ति। तो शक्ति कहते हैं और शक्ति किए गए कार्य के गति को मापता है। तो हमारा बॉडी द्वारा या कोई मशीन के द्वारा कार्य होता है, उसको मापने की इकाई को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अर्थात कार्य करने की शीघ्रता या देर से किया गया कार्य। यदि कोई लाभ करता T समय में W कार्य करता है तो शक्ति का मान होगा, यानी शक्ति बराबर कार्य बटा क्या? समय। या शक्ति को किसके द्वारा डिनोट करिएगा? यानी P बराबर क्या बोलेंगे? P बराबर W बटा T। अब इसका मात्रक जानते हैं कि शक्ति का मात्रक होता है वाट। शक्ति का मात्रक क्या? वो अगर 9वीं क्लास के लड़का से पूछेगा तो यही बात बोलेगा। दी क्वेश्चन अब दरोगा बिहार पुलिस आपको नहीं देगा, पूछेगा कि 1 वाट बराबर कितना होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि वर्क का मात्रक क्या होता है जी? जूल। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो हम कहेंगे कितना बराबर क्या होता है? वाट। यानी 1 वाट बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 जूल पर सेकेंड। 1 वाट बराबर कितना बोलिएगा? 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। इस तरह से क्वेश्चन देता है और 100% देता है। यूनिट एंड डायमेंशन से 100% देता है। लेकिन ये सीधा नहीं पूछेगा कि बल का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल होता, दाब का मात्रक पास्कल होता। ये पहले पूछा जाता था। आगे बढ़िए। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड भी होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? दे देगा इसमें से किसमें से कौन शक्ति का मात्रक नहीं है? देता है इसमें से कौन शक्ति का मात्रक नहीं है? तो जूल पर सेकंड होता है, जिसको क्या कहते हैं जी? वाट। वाट भी कहते हैं। और जूम करे, कहा गया पंजा जी आपका? फट जाएगा, नहीं दिखेगा जी। और छोटा करे ना, ठीक है। और बच्चा लोग ना दे ही रहे हैं। इसको ऐसे रखेंगे, चलिए यही तो ठीक है। इधर रखिएगा तो फिर इन्हें समझाने में। चलिए हाँ, तो 1 वाट बराबर कितना बोलेंगे जी? जबकि हम लोग सीधे पहले जानते थे कि शक्ति का मात्रक वाट, शक्ति का मात्रक वाट। तो वाट पूछता था, लेकिन अब नहीं पूछता है, ये यूनिट देता है। आगे बढ़िए। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट बराबर कितना? 1000 वाट। यहां से 2 को क्वेश्चन बनेगा। एक आता है 1 किलोवाट बराबर कितना वाट बोलेंगे, या 1 किलोवाट बराबर कैलोरी कितना होता है? 3600। 1 किलोवाट बराबर कैलोरी में कितना? 3600। या इसी को दे देता कभी कभी पावर में, कितना कुछ में दे देता है पावर में। इसी को कहता है 3.6 गुने 10 के पावर कितना? 3। कोई दिक्कत? कहेंगे वाट में कहेंगे तो 1 किलोवाट बराबर कितना? कैलोरी या जूल में कहेंगे तो कितना? 3600। कहेंगे पावर में कितना? 10 के पावर 3। आगे देखिए, ऊर्जा देखिए। ऊर्जा वहां बता दिए थे, बताए थे जी। ऊर्जा किसको कहते हैं? ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते थे?
बताए थे ऊर्जा संरक्षण का नियम कौन दिया था? लेंज। क्या नियम दिया कि ऊर्जा की न तो उत्पत्ति किया जा सकता है और न ही ऊर्जा की विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? परिवर्तित होता है। यह किसने नियम दिया? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत कौन दिया था? आइंस्टीन ने। वो कहा था E बराबर mc स्क्वायर, जितना जो ऊर्जा निकलता है वह दूसरे रूप में उतना ही परिवर्तित होता है। जितना आपको बॉडी से निकलेगा एनर्जी, जो काम करिएगा उसमें उतना ही वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो दिया था सापेक्षता का सिद्धांत, और लेंज दिया था ऊर्जा का सिद्धांत। अब प्लवन का सिद्धांत कौन दिया था? आर्किमिडीज। प्लवन का सिद्धांत कौन दिया था? द्रव चलित ब्रेक का 4 को सिद्धांत पूछता है एग्जाम में। पहला ऊर्जा संरक्षण का नियम लेंज, ऊर्जा संरक्षण का नियम। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन, सापेक्षता का सिद्धांत द्रव चलित ब्रेक पास्कल। जो भी हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह जितना जो देख रहे हैं वह सब कौन दिया था? पास्कल। उत्प्लावन का सिद्धांत, पानी में कोई भी घटना तैरना, बुलबुला आना, यह सब सिद्धांत कौन दिया था? आर्किमिडीज। ये 4 सिद्धांत आता है एग्जाम में। तो कह रहा है ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, जो एनर्जी निकलता मशीन वगैरह से, वह जो व्यवसायिक मात्रक होता है, जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। जूल जो है ऊर्जा का कौन सा मात्रक है जी? अतः व्यवसायिक रूप से उपयोग होने वाली ऊर्जा के लिए असुविधाजनक है। इसलिए जो बड़ा बड़ा मशीन होता है, पावर हाउस, 20 पावर हाउस का, या देखते होंगे मोटर वगैरह 1 वाट के है कि 1.5 वाट के है कि 2 वाट के होता है ना, घरों में जो पानी पटाते हैं मशीन से, HP हाउस पावर होता है, वो भी किसमें वाट में ही आता है। तो ये सब जो यहाँ पर आपका जूल का कहानी खत्म हो जाता है। आइए, कह रहा है जी व्यवसायिक उपयोग होने वाली ऊर्जा के लिए असुविधाजनक है, यानी कि जो बड़ा बड़ा मशीन होता है उसका शक्ति मापने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता जूल है ऊर्जा का मात्रक, लेकिन बड़े बड़े जो क्षमता वाले के लिए यह सुविधाजनक। इसलिए हम ऊर्जा को एक नया बड़ा मात्रक का उपयोग में लाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा यह बड़ा बड़ा मात्रक होता है। 1 किलोवाट में देखें तो हम लोग कितना वाट? 1000 वाट। 1 किलोवाट में कितना? 1 किलोवाट में कितना जूल था? 3600। या 10 के पावर कितना? 3। यहाँ पर घंटा लग जाएगा तो 10 के पावर कितना? 6। 10 के पावर 6। आगे देखिए, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रक है जो 1 किलोवाट के स्रोत को 1 घंटा तक, कितना घंटा तक जी? 1 घंटा तक उपयोग करने में व्यय हो। जैसे हम लोग डीजल डालते हैं, क्या डालते हैं? डालते हैं, या जो इलेक्ट्रिक से चलता है, तो 1 घंटा में कितना इलेक्ट्रिसिटी उठाया तो वही ना एनर्जी होता है। तो मशीन फैक्ट्री वगैरह में देखे होंगे, या गांव में देखे होंगे हालर वगैरह, या पानी पटाने वाला मशीन वगैरह, तो वो भी तो बिल आता है आपका, बिजली बिल। तो किलोवाट में आता है कि नहीं आता है? कितना केवी पास करवाना है? 5 केवी, 2 केवी, घरों में है 1 केवी। ये जो होता है बड़ा बड़ा एनर्जी के लिए किसका प्रयोग करेंगे? किलोवाट। अब फैक्ट्रियों में किसका होता है? किलोवाट घंटा में। हम लोग क्या केवी में होता है? हम लोग क्या क्या चीज में होता है? आइए, सर जी कहां से हैं? सर जी प्रणाम। हम लोग पटना से हैं जी। पटना आपका है मसल्लापुर हाट, सब्जी मंडी के पास में है, उसी मार्केट। कौन रोड है जी? रामपुर लाइन में है। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आके ज्वाइन कीजिए। बिना आप लोग को क्यूज, इसके बाद आपको लगले क्यूज क्लास चलेगा, जिसमें लूसेंट होगा, स्पीडी होगा, और करंट अफेयर और ग्रुप डिस्कशन भी होता है। आप लोग जो करना चाहते हैं एक बार जुड़िए आप लोग। चलिए आप लोग को आगे बताते हैं। यहां से क्वेश्चन बाबू बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो बोलिए 1 किलोवाट घंटा को क्या लिख सकते हैं? किलोवाट इंटू घंटा, गुना करेंगे तो फिर वही हो जाएगा। चलिए 1 किलोवाट में कितना वाट? 1 घंटा में कितना कैलोरी होगा? कितना सेकेंड? 3600। 1 घंटा में कितना सेकेंड? या 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। 1 घंटा में कितना सेकेंड कहेंगे तो 3600। तो कितना जूल हो गया जी? 36 कितना हो जाएगा? 3 कितना होगा जी? काउंट कीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना हो जाएगा? यानी 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है?
3 लाख 36 लाख। कितना बोलेगा रे, कितना बोले, कंफ्यूज मत होना। अरे सीधा समझो, 1 किलोवाट में कितना वाट, 1 घंटा में कितना सेकेंड। क्योंकि अभी बताए थे शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल पर सेकेंड। तो सेकेंड में ना तोड़ेंगे, तो सेकेंड में तोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। किलोवाट में केवल कितना, 10 के पावर 3 जूल। किलोवाट में कितना, एक हाउस पावर में कितना, 746 वाट। 1 किलोवाट में, आगे बढ़ा जाए, कम कर दे, चलिए क्लास तो बता दिए। खरगोश जी है, पाकिस्तान से नहीं है लेकिन खरगोश जी है, लगता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों। चलिए खरगोश जी, खरगोश जी है, आइए। हाँ, तो अब देखिए 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, यह पूछा जाता है। 1 मेगावाट बराबर कितना, चले उसी चीज को तोड़ दिया है, 10 के पावर 6 को। कह रहा है विद्युत उत्पादन केंद्रों में उत्पादित बिजली को मापने हेतु और बड़े मात्रक मेगावाट का उपयोग किया जाता है। 1 मेगावाट का मान कितना होता है, या एग्जाम में आता है 1 मिली का मान कितना होता है, 10 के पावर -3 या 0.001, 0.00। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन आपका एग्जाम का। आगे बढ़ते हैं, द्रव्यों का यांत्रिक गुण। यहां तक कोई दिक्कत कि 1 मेगावाट बराबर कितना पार्ट होगा जी, 10 के पावर 6 वाट। कहीं कहां से आया, क्योंकि हम जान रहे हैं कि P बराबर W बटा क्या, P बराबर W बटा P, और यहां जान रहे हैं कि W का मान तो J था, जूल, और यहां पर क्या हो जाता है, सेकेंड। यानी यहां पर किलोवाट घंटा को तोड़ना रहता है। 1 किलोवाट में 1000, एक कहेगा सेकंड वाला के तोड़ेंगे घंटा को तो 3600। कोई दिक्कत। आइए, द्रव्यों का यांत्रिक गुण, तो कह रहा है ऐसा कुछ भी जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरता हो वह द्रव्यमान कहलाता। तो समझिए, द्रव किसको कहिएगा, लिक्विड किसको कहिएगा, बोलिए जल्दी से ना। द्रव्य किसको कहिएगा, आप लोग पढ़े होंगे पदार्थ की, पढ़े होंगे कि भौतिक 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी अवस्था प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पदार्थ की भौतिक अवस्था कितना, 3, ठोस, द्रव, गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा, और कुल अवस्था 5, 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन। बताए थे ना, ठोस उसको कहेंगे जिसमें आयतन और आकार दोनों, आयतन और आकार। द्रव उसको कहेंगे जिसका आयतन निश्चित हो, आकार नहीं। लीटर पानी है, कहीं भी उछल देंगे तो आकार चेंज कर लेगा। बोतल का पानी भरा हुआ है, जैसी बाल्टी में रखेगा अपना साइज चेंज कर लेगा। तो द्रव उसको कहेंगे जिसका आयतन कांस्टेंट हो, स्थिर हो। ठीक है, क्या आकार घेरता है, स्थान तो घेरवे करेगा, क्योंकि स्थान घेरेगा तब ये पदार्थ कहलाएगा। चलिए, और बताए थे गैस किसको कहिएगा, जिसका ना आयतन और न ही आकार। तो कह रहा है यहाँ पर जी, भौतिक आधार पर वर्गीकरण करने पर पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्था है जी, कुल अवस्था कितना है। पिछला बार पूछा था, पिछला 2022 में कि पदार्थ की, हाँ बोलिए, क्या पावर में क्या चीज पावर बताइए। सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा, प्लाज्मा का होता है 10,000 डिग्री सेल्सियस से 15,000 डिग्री सेल्सियस, और उससे भी ज्यादा होता है फिर एक 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टीन। तो अलग अलग होगा, प्लाज्मा सही होगा। प्लाज्मा का टेम्परेचर होता है 10,000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15,000 डिग्री सेल्सियस। जो यहाँ से उपग्रह छोड़े जाते हैं उसको एनर्जी गेन करने के लिए, उसमें जो सैटेलाइट होता है उसमें प्लाज्मा लगाया जाता है, वो सूर्य के प्रकाश से चार्ज होकर उसको एनर्जी देता है। आगे बोलिए, चलिए।
यहां तक कोई दिक्कत? पद कहेंगे भौतिक आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्था? कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। और चौथी अवस्था कौन? प्लाज्मा। उसका टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस से 15,000 डिग्री सेल्सियस। और जो पृथ्वी से छोड़ा जाता है सैटेलाइट उपग्रह जैसे रेडियो टीवी चलाने के लिए, उसमें जो एनर्जी के लिए लगाया जाता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? प्लाज्मा का। वह चार्ज होता है सूर्य के प्रकाश से, और चार्ज होकर उसको क्या करता है? गति देता है। क्लियर? आइए अब पांचवी अवस्था कहेंगे तो क्या हो जाएगा बुआ? प्लाज्मा। बोस आइंस्टीन। पांचवी अवस्था को क्या कहिएगा? समझ में आ रहा है ना आप लोग को जी? चलिए यहां देखिए, करा है द्रव और गैस प्रवाहित होता है, अतः क्या कहलाता है? तरल। यानी जो प्रवाहित होता है, फैलता है, तो सबसे ज्यादा प्रसार किसका होता है? गैस का। सबसे ज्यादा प्रसार किसका होगा? यानी जो तेजी से फैल जाए। ठोस को तो जहां रखिएगा वहीं स्थिर रहेगा, द्रव है जो कुछ स्थान तक जाएगा, और गैस है जो बहुत तेजी से फैलेगा। अभी शायद कहां पर कांड हुआ है रे? जयपुर में कांड हुआ है, बहुत सारे लोग मर गए हैं, बहुत दुख की बात है। चलिए, और जिसको जाना है वो तो जाबे करेंगे की बात। कल हमारे सामने एक एक्सीडेंट हुआ, बेचारा तो अवेंजर बाइक था। हमेशा गलती बाइक वाला का होता है। जो हम कल सामने देखे, एगो गर्लफ्रेंड का मिल जाता बेवकूफ का। लड़कियां बच गई, लड़कियां तो पीछे बैठी हुई थी, तो वो फेंका गया, नाक मुंह भटक गया, लड़की चल गई। कौन गरिया एगो रहता है, अवेंजर था उसको अपने तो धई ले, तो लड़कियां तो उछल के स्कॉर्पियो वाला मारा था। सत्यम स्कूल है ना ये वाला, रोड में गया पटना वाला में, एकदम आंखों देखी घटना। लड़का बस फोड़ डेट, नहीं हेलमेट नहीं पहन, लड़की बैठे ले तो हेलमेट पहन के चलेगा वो रोड। ये हाल है। हेलमेट कौन पहनते हैं? जो समझदार हो जाते हैं, जो ग्रेजुएट कर लेते हैं ना, वो हेलमेट के अपने आप समझ जाते हैं। अभी जो होते हैं आप लोग नादान है, तो हार्मोन का ना पता कि बाल खराब हो, इसीलिए ब्लड के जो कहे। अब तो चल गया बेचारा, और लड़की का ये अब फूट के रह गया, लेकिन बच गई, बच गई। लड़का बेचारा डेथ कर गई। चलिए छोड़िए उसको, आइए यहाँ पे कोई दिक्कत है जी? द्रव और गैस कैसे प्रवाहित होता है, उसको क्या कहेंगे? तरल या लिक्विड कहेंगे। मूल रूप में इस गुण के आधार पर द्रव एवं गैसों को ठोस से विभेद कर सकते हैं। कि ठोस जो है वह, हाँ, ठोस जो है द्रव और गैस के जैसा इसका प्रसार नहीं होता है, तो इसको जहां रखेंगे वहां स्थिर रहेगा। लेकिन द्रव और गैस जिसको क्या होता है? प्रसार होता है, फैलता है। आगे देखिए, ठोसों के विपरीत तरलों की अपनी निश्चित आकृति नहीं होता। वो दोनों होता है जिसका अपना कोई आकार निश्चित नहीं होता। पानी में रखिएगा तो भरा हुआ 1 लीटर पानी है, जैसे ही उसको बड़ा बाल्टी में रखिएगा तो जो फुल साइज दिखा रहा था उसका साइज घट के छोटा हो जाएगा, लेकिन पानी 1 लीटर ही रहेगा। तो आयतन तो नहीं चेंज हुआ, लेकिन उसका शेप और साइज हमेशा बदलते रहता है। आइए जल्दी जल्दी बढ़िए। ठोस, ठोस को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सॉलिड। कह रहा है ठोस बताती है कि पदार्थ को भौतिक वर्गीकरण में कितना भाग में बांट दिए? 3 गो। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। कह रहा है कि ठोस द्रव का वह प्रकार जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों क्या रहेगा? निश्चित रहेगा, वह ठोस कहलाता है। ठोस पदार्थ का एक यांत्रिक गुण क्या कहलाता है? प्रत्यास्था। प्रत्यास्था केवल किसमें होगा? ठोस में, द्रव में, गैस में? केवल ठोस में। प्रत्यास्था किसमें होगा? केवल ठोस में। द्रव और गैस में प्रसार होता है, फैलाव होता है। क्लियर? चलिए आगे देखिए, प्रत्यास्था यानी कि बोलते हैं इसको इलास्टिसिटी। ठोस में कोई दिक्कत नहीं ना? फिर से एक बार सोच लीजिए, ठोस ओकरा कहेंगे जेकरा में दोनों। ठोस केकरा कहेंगे? जेकरा में आयतन और आकार दोनों हो। द्रव ओकरा कहेंगे जेकरा में आयतन हो लेकिन आकार न हो। गैस ओकरा कहेंगे जेकरा में दोनों न हो। क्लियर? चलिए, प्रत्यास्था का राजी इलेक्ट्रिसिटी किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वह उस पर प्रत्यारोपित बल को
हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसे प्रत्यास्था कहते हैं। जैसे स्प्रिंग देखे हैं या गद्दा वाला देखे होंगे, गद्दा देखे हैं ना जी, पहले तो ऊपर फैला रहता है, जैसा ही बैठिएगा तब नीचे चले जाइएगा, और जैसा ही उठिएगा तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। स्प्रिंग देखे हैं तो उसमें भी लगता है प्रत्यास्था या प्रत्यायन बल। स्प्रिंग जो रहता है इसे स्वतंत्र अवस्था में, जैसा ही उसको दबाइएगा अपना आकार और दोनों चेंज कर लेगा। आ जाइए सागर जी, देखे होंगे स्प्रिंग दबाइएगा का शेप क्या होगा, चेंज होगा। आज जैसे ही उस पर से अपना प्रेशर हटाइएगा, फोर्स हटाइएगा, तो वो अपना कौन अवस्था में आ जाएगा, प्रारंभिक अवस्था में। तो उस पर जो बल लगेगा वो ऐसे बल को हम क्या कहेंगे, जिसको हटाने पर वह पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, वैसे बल को क्या कहिएगा, प्रत्यास्था बल किसको कहिएगा, जल्दी बताइए। जो बल लगकर दूसरे के गुण एवं प्रत्यारोपित बल लगा के हटाने की प्रवृत्ति रखता है, और जैसे ही हटाने पर वह पुनः अपनी प्राकृतिक अवस्था में आ जाता है, वैसे बल को क्या कहिएगा। किसमें लगेगा, ठोस में कि द्रव में कि गैस में, केवल ठोस में, केवल किसमें, ठोस में। अब आटा है, आटा के एक बार दबाइएगा तो पुनः आएगा, लेकिन रसगुल्ला देखे हो, इसको बोलते हैं स्पंज या चापो छोड़ो, मैंने कि देखिएगा फुल्लन रहता है, जैसे ही वो अपना बल लगाइएगा तो पचक जाएगा, और जैसा ही छोड़िएगा तो अपनी अवस्था में आ जाता है स्पंज। कौन कौन खाया है, लगभग लगभग सब खाया होगा, आप लोग भी खाए होंगे, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। फुल लेंथ टेस्ट कब होगा सर। फुल लेंथ टेस्ट जो होता है आपका 7 बजे से होता है बिहार एसआई का। आज है आपका बिहार एसआई का टेस्ट, अगर देना चाहते हैं आपको लगले टेस्ट होगा, उसके बाद लगले डिस्कशन करा दिया जाएगा। देखो करा अवेशम लेक्चर सर, थैंक यू नीतीश पटेल जी। अवेशम माने क्या होता है, इंग्लिश, तो हम लोग बिहारी ना। चलिए अवेशम वही माने है। अच्छा समझ गए ना आप लोग समझ गए ना जी, बाकी छोड़िए ना। हम आइए, हम लोग एक्सपायरी डेट के चालू है, वॉइस चालू है। आइए, कह रहा है इसके, देखिए जी, प्रत्यास्था बल समझ गए, जिसको हटाने पर पुनः अपनी अवस्था में आ जाए, वैसे बल को क्या कहिएगा। जैसे स्प्रिंग पर लगा हुआ बल, जैसे ही उस पर बल हटाएंगे तो वह कौन अवस्था में आ जाएगा, अपनी प्रारंभिक अवस्था में। या स्पंज मिठाई, जैसे ही उसको दबाएंगे, दाब लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो उसका क्या होगा, चेंज होगा, और जैसा ही अपना बल हटाएंगे तो वह अपनी पुनः अवस्था में आ जाएगा, उसको कह। चलिए, इसके विपरीत जब किसी पदार्थ में अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं होती है और अस्थायी रूप से विरूपित हो जाता है, तो इस प्रकार के पदार्थ को प्लास्टिक एवं इस गुण को प्लास्टिकता कहते हैं। माने कि हम बल लगाए और जैसा ही बल हटाए वह अपनी प्राकृतिक अवस्था में वापस नहीं आया, तो वैसे बल को क्या कहिएगा जी, प्लास्टिक कहेंगे। और उसके गुण को क्या कहिएगा, प्लास्टिकता। कोई दिक्कत है, प्लास्टिक और प्लास्टिकता क्या है, प्लास्टिकता गुण है, और प्लास्टिक वह बल है जो लगाने के बाद हटाने के बाद वो अपनी प्राकृतिक अवस्था में वापस, अगर वापस आ गया तो प्रत्यास्था, वापस आ गया तो प्रत्यास्था, वापस नहीं आया तो क्या कहेंगे, प्लास्टिक। और उसके गुण को क्या कहेंगे, प्लास्टिकता। आइए चलिए बताइए अभी जी, प्रत्यास्था किकरा में होगा, ठोस में कि द्रव में कि गैस में, किकरा में होगा प्रत्यास्था, ठोस में। आइए, ठोस में प्रत्यास्था का गुण के कारण ही अंतर परमाणविक या अंतर आणविक बल लगता है। एक में बताए थे अब केंद्रीय बल और एक अब केंद्रीय बल, बताया था ना। अब केंद्रीय बल किसको कहते हैं, अप माने ऊपर, अप माने यानी केंद्र से बाहर लगेगा, वो कौन बल, दूध मथे वाला मशीन, कपड़ा सुखाने वाला मशीन, ये सब बताए थे। कौन सा बल पर, अब केंद्रीय बल बताया था ना। और जो केंद्र की ओर लगेगा वो
जो चौराहा उराहा पर मोड़ पर गाड़ी मोड़ते समय जो बल लगता है वो कौन बल लगता है? कौन बल लगता है जी? अब बल कहेंगे या आरोपित बल युग्म होता है उसके चक्का पर कहेगा, उसके चक्का पर, तो उसके उसके चक्का पर जो लगता है आरोपित बल युग्म, आरोपित बल युग्म। ठीक है, अब केंद्रीय अभिकेंद्रीय समझ गए हैं। चलिए, कह रहा है जी स्थितियों में विरूपण बल हटा लेने पर वह उन्हें वापस अपनी प्रारंभिक स्थितियों में ले जाता है। पता है ना स्प्रिंग वाला कहानी, कि स्प्रिंग जैसे खुला है स्थिर अवस्था में, और जैसे ही उसको गति देंगे, बल लगाएंगे तो उसका आकार क्या होगा? चेंज होगा। और जैसे ही उस पर से अपना बल हटाएंगे तो वह कौन अवस्था में चला जाएगा? प्राकृतिक अवस्था में, पहले से जो अवस्था में था। आइए, तो प्रत्यास्था की सीमा, लिमिट ऑफ क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी। किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल की उस सीमा को जिसके अंतर्गत पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है, उस पदार्थ की प्रत्यास्था सीमा कहते हैं। जब तक वह बल लग रहा है अंतिम क्षण, उस सीमा को क्या कहिएगा जी? प्रत्यास्था सीमा। आगे देखिए, जब किसी पिंड पर विरूपक बल लगाया जाता है तो प्रतिक्रिया स्वरूप उसमें एक प्रत्यायन बल विकसित हो जाता है। यह प्रत्यायन बल प्रत्यारोपित बल के बराबर तथा दिशा में उसके विपरीत होता है। जैसा ही किसी पर हम बल लगाते हैं स्प्रिंग वगैरह पर, तो उसमें कौन सा बल लग जाता है? प्रत्यायन बल, जो उसको विपरीत ठेलता है। उसको किधर ठेलेगा? यह स्प्रिंग है, क्या है जी? स्प्रिंग है ही। ठीक है, इसमें अभी कहेंगे स्थिर अवस्था में, कौन अवस्था में? और जैसा ही इसको दबाएंगे तो स्प्रिंग भी तो ऊपर की ओर विपरीत दिशा में बल लगाएगा, लगाएगा ना। तो जो जैसा ही इसको अपना बल हटाएंगे तो यह इस पे कहा जाएगा, पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं जी? प्रत्यास्था। इसी को क्या कहेंगे, या अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी। प्रत्यास्था समझ गए? किस पर कार्य करेगा बउआ? ठोस में कि द्रव में कि गैस में? ये अपना आकार को पुनः क्या कर लेगा? वापस ले आएगा। अगर वापस नहीं लाएगा तो क्या है? वो प्लास्टिक है, और गुण को क्या कहेंगे? प्लास्टिकता कहेंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। जब किसी पिंड पर विरूपक बल लगा, हो गया ना। चलिए, अब है बउआ प्रतिबल। क्या है जी? एक मात्रक भी पूछता है, एक डायमेंशन भी पूछता है। तो तनी मुनी बताओ, एक को छूट गया था, आप लोग को डायमेंशन नहीं बताए थे, वर्क, पावर और एनर्जी में लास्ट में बताएंगे 5 मिनट। यहां से क्वेश्चन आता है जी प्रतिबल। कौन बल है जी? प्रतिबल से एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, ये VBI है। पर ढेर चला गया क्या? चलिए, आइए, प्रतिबल को क्या कहते हैं? स्ट्रेस। प्रतिबल को क्या कहेंगे? यानी बल के विपरीत कार्य करेगा। आइए, कह रहा है कि प्रतिबल बराबर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। अब देखिए, एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल प्रत्यायन बल को प्रतिबल कहते हैं। यदि पिंड का क्षेत्रफल ए वाले किसी अनुप्रस्थ काट का लंबवत दिशा में लगाए गए बल का मान क्या हो? F हो, तो प्रतिबल का कहेंगे क्या हो जाएगा? ये भी कौन सी राशि है? प्रतिबल सदिश राशि। कौन सी राशि है जी? यहां से क्वेश्चन एग्जाम में खूब बनता है। राशि कौन सा है? सदिश। इसका मात्रक पूछता है, यूनिट। असाई यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का क्या होगा जी? न्यूटन। फोर्स का क्या होगा? अब पर है तो पर लगा देंगे। एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो क्या बोलिएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन भी बहुत बार पूछा है। तो बताइए, डायमेंशन फोर्स का क्या होता है? MLT के पावर -2, MLT टू द पावर -2। एरिया का क्या होता है जी? L स्क्वायर। एरिया का क्या होता है? L स्क्वायर। तो देखिए, +2 1 है, यहाँ पर +2 होते हैं, 2 से एगो खत्म हो जाएगा, ये एगो खत्म हो जाएगा ना। ये प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको? ML के पावर -1 और T के पावर क्या? -। कोई दिक्कत? फिर से बताइए, कहेंगे प्रतिबल। प्रतिबल बराबर क्या होगा जी? फोर्स बाय एरिया। प्रतिबल बराबर क्या? फोर्स बाय
एरिया। हाँ, अब कहेंगे कि राशि कौन सा है, सदिश। कहेंगे इसका एसआई मात्रा क्या होगा, कहेंगे इसका डायमेंशन क्या होगा, एम एल के पावर -1 टी के पावर माइनस। जब ये फॉर्मूला याद रहेगा प्रतिबल बराबर, तो आप लोग खुद से निकाल सकते हैं। चलिए अब यहां पर देखिए प्रतिबल, देखिए जी, प्रतिबल को बांटा गया है। प्रतिबल को कह रहा है कि कौन सी होता है जी, स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल, एक होता अनुदैर्ध्य प्रतिबल, एक होता कौन बल, जलीय प्रतिबल यानी जल में लगने वाला बल, कौन में लगने वाला, एक होता अनुदैर्ध्य। तो ध्वनि कौन सा तरंग था जी, अब प्रकाश कौन सा है, अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य क्यों है, अनुदैर्ध्य उसको कहेंगे जिसको गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। अनुदैर्ध्य किसको कहिएगा, जिसको गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है, और जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है वो क्या है, अनुप्रस्थ। क्लियर। तो देखिए प्रतिबल में करा 3 गो, एक होगा अनुदैर्ध्य, एक होगा स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल, एक होगा कौन, जलीय। अब ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल कौन कौन होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल के प्रकार के, 2 प्रकार। अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना प्रकार के जी, एक होता है तनन, एक होता है संपीड़न। एक होता है तनन, एक होता है क्या, संपीड़न। अब आइए स्पर्शी या आरूपण बल का क्या होता है रूप जी, अपरूपण विकृति, क्या होगा। तीसरा करा जलीय प्रतिबल का क्या होता है, इसमें आयतन का विकृति होता है। तो यहां से पूछेगा जलीय प्रतिबल में किसकी विकृति होता है, आयतन के, दाब के, आकार के, किसका विकृति होता है। तो कहेंगे जलीय प्रतिबल में किसका विकृति होता है, या कहेंगे स्पर्शी, जिसको स्पर्श करने से, क्या करने से, जैसे अभी बताए थे स्पंज, क्या बताए थे रे, स्पंज, उसको स्पर्श करिएगा दबाइएगा। देखिए तो स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल में किसका विकृति होता है, अपरूपण के यानी उसके रूप का विकृति होता है, यानी आकार में चेंज होगा, रूप में बदल जाएगा। रसगुल्ला इतना गो है फूल के, जैसा ही उसका दबाइएगा तो शेप में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। आवाज जा रहा है ना जी, तो मोबाइल ऑफ हो गया। चलिए आइए, तनन माने क्या होता है, लंबाई में वृद्धि। तनन माने क्या, जिसको खींचेंगे तो लंबाई ना वृद्धि होगा। जैसे अभी बताए थे आपको स्प्रिंग, बल तो लग रहा है, तो जो लगेगा तन, जैसी प्रतिरोपित बल हटेगा तो उसमें क्या आएगा, तनन आएगा, यानी ऊपर की ओर क्या होगा, उठेगा, लंबाई में क्या हो जाएगा जी। अरे देखिए ना, एगो आता है इसे खींचने वाला, आता होगा, एगो रहता है इसे, उसको करिएगा तो दबाइले रहिएगा, और जैसे ही उसको खींचेगा तो ऊपर की ओर क्या होता है, खिंचाता है। चलिए तनन किस में होगा, लंबाई में। तनन केकरा में होगा जी, लंबाई में। संपीड़न, संपीड़न से क्या होगा, लंबाई में कमी। तनन से लंबाई में क्या होगा, संपीड़न से लंबाई में क्या होगा। चलिए अब कह रहा है जी लंबाई में वृद्धि होगा, तो अनुदैर्ध्य, लंबाई में वृद्धि या लंबाई में कमी किसके कारण होगा, लंबाई में वृद्धि या लंबाई में कमी किसके विकृति के कारण, अनुदैर्ध्य। चलिए विकृति क्या है जी, विकृति है प्रतिबल के परिणाम स्वरूप वस्तु के आकार में विकृति आ जाती है। वस्तु के एकांक आकार में होने वाली तुलनात्मक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, विकृति किसको कहेंगे, पहले समझिए। कह रहा है कि प्रतिबल के परिणाम स्वरूप, स्प्रिंगे में है, जब उसके बल लगाते हैं तो उसके आकार में क्या आ जाता है, चेंज आता है ना। तो जो आकार में कह रहा कि परिणाम स्वरूप वस्तु के आकार में जो विकृति आती है यानी परिवर्तन आता है, वह वस्तु के एकांक आकार में होने वाले तुलनात्मक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, यानी बल लगाने से जो उसका साइज में चेंज हो जाएगा, आकार में, उसी को हम क्या कहेंगे, विकृति। विकृति को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, स्ट्रेन। प्रत्यास्था को क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। प्रत्यास्था को क्या बोलेंगे जी, अब वर्क, कार्य को क्या अंग्रेजी में बोलेंगे, वर्क। ऊर्जा को क्या बोलिएगा, एनर्जी। शक्ति को क्या बोलिएगा, पावर। एगो नहीं आया जी, हाउस पावर, आएगा आएगा आगे।
चलिए बताइए जी, विकृति एक तुलना है, अतः इसका मात्रक नहीं होता। यही क्वेश्चन एग्जाम में अब तक कम से कम 1000 बार आया होगा। इनमें से किसका मात्रक इकाई नहीं होता है, या इसमें से किसकी बीमाएं नहीं होता है? तो किसका नहीं होता है? किसका नहीं होता है? कई बार 1000 बार आया होगा ये क्वेश्चन। इनमें से किसका मात्रक नहीं होता है, या इसमें से किसकी बीमा नहीं होता है? तो किसका नहीं होता है जी? विकृति का मात्रक तथा बीमाएं नहीं होता है। याद रखिएगा, विकृति बराबर क्या होगा? लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई। मूल लंबाई पहले से इतना था, ठीक है, जैसा ही इस पर प्रतिबल लगेगा तो इसके लंबाई में कमी होगा, या इसको खींचेंगे टनन करेंगे तो वृद्धि होगा। तो लंबाई में कहेंगे परिवर्तन यानी कमी या वृद्धि। अब बटा मूल लंबाई 10 मीटर का था और घींच के तार को कर दिए 20 मीटर, तो परिवर्तन कितना आया? 10 मीटर। मूल लंबाई कितना था? 10 मीटर। ठीक है, तो विकृति कहेंगे कि इसका मात्रक होता है कि नहीं होता है? बीमा होता है कि नहीं होता है? विकृति बराबर होता क्या है? तो किसके कारण किसी के आयतन या आकार में परिवर्तन होता है? तो विकृति के कारण। किसके कारण आकार में बदलता है? विकृति, जिसका अपना कोई मात्रक तथा बीमाएं नहीं होती है। और फॉर्मूला कहेंगे तो क्या हो जाएगा? विकृति स्ट्रेन बराबर क्या बोलेंगे? स्ट्रेन बराबर क्या बोलिएगा? लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई। क्या बोलेंगे? डेल्टा एल बटा एल। डेल्टा एल के मतलब होता है परिवर्तन एल, एल का ही मतलब है मूल। आगे बढ़िए, हुक का नियम, ये भी बिहार दरोगा में कई बार पूछा जा, ठीक है, बिहार दरोगा बिहार पुलिस के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नियम जी, हुक का नियम को समझेंगे बढ़िया से क्योंकि इंपोर्टेंट है ही। बता दिए प्रतिबल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला फोर्स बाई एरिया। प्रतिबल बराबर क्या होता है जी? उसका यूनिट निकालना बताए, फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन निकालना सिखाए हैं, एम एल के पावर एम एल माइनस 1 और टी के पावर -2। तो बउआ यहां से इसको याद रखिए कि VVI है। हुक का नियम कई बार पूछा गया है। तो कह रहा है प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत किसी पदार्थ पर कार्य करने वाला प्रतिबल, उसमें उत्पन्न विकृति के क्या होता है? तो याद करना, इसको रट जाइए कि हुक का नियम क्या है। तो कहेंगे कि प्रत्यास्था के सीमा, किसकी सीमा? प्रत्यास्था के सीमा के अंतर्गत किसी पदार्थ पर कार्य करने वाला कौन सा बल? प्रतिबल, उसमें उत्पन्न होने वाली विकृति को विकृति के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी प्रतिबल जो एफ होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एल। विकृति को एल से कहेंगे क्योंकि इसके लंबाई में ही परिवर्तन होता है, इसके किसमें वृद्धि होता है? तो क्या होता है जी? समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे गैस के नियम में बताए थे, बॉयल्स ला, चार्ल्स ला, एवोगाड्रो ला, गेलुसाक ला, ग्राहम ला, 5 को था ना जी। बताए थे बेटा के होता है टेम्परेचर, चचा के प्रेशर, एवोगाड्रो के दोनों, कहेंगे गेलुसाक में आयतन। नहीं पढ़ाए थे वो आप लोग को? नहीं, टेस्ट में बताए थे। लड़का लोग के टेम्परेचर तुरंत हाई, अच्छा माने जगह शादी ब्याह होल है ओकरा प्रेशर, एवोगाड्रो तो एगो नंबर है, ओकरा पास तो कोई इमोशन है ना, ना ओकर कोई बाल है, ना मेहरारू है, ना कोई रोवे वाला है, तो ना ओकरा पास टेम्परेचर है, ना ओकरा पास प्रेशर है। एगो गेलुसाक यानी गाल छुए वाला, ओकर आयतन होता है यानी भार होता है स्थिर। गलसुआ ओकरा बोलते हैं। क्या केकरा केकरा बियाह होल है इसमें से रे? क्या होल रे? वाह, छक्का मार है। नकली वाला कि असली वाला? एगो हमार दोस्त था चेला, जब जब मतलब फ्रेंड बनाता था वो सबके कहता था कि हमारे मेहरारू है। तो वो मेहरारू नहीं थे, सबके होता बैंड बाजा वाला बाराती है, वो असली मेहरारू होता है। ये सब तो नकलिया है। आइए, तो कहेंगे प्रतिबल जो होता है विकृति के क्या होता है? समानुपाती के व्युत्क्रमानुपाती। यानी प्रतिबल लगेगा तो विकृति में क्या होगा? वृद्धि की कमी। विकृति में क्या होगा? वृद्धि। यानी विकृति बढ़ेगा कब? जब बल लगेगा प्रतिबल ज्यादा। अरे ना बताए, जितना ज्यादा लगेगा स्प्रिंग में
उतना ही उसका लंबाई में क्या होगा, वृद्धि होगा। खींचिएगा तो आइए जी, प्रतिबल बटा विकृति, जहां ई क्या होता है जी, प्रत्यास्था गुणांक। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है प्रत्यास्था गुणांक। कौन गुणांक? तो हुक का नियम कहेंगे क्या है जी, जो प्रत्यास्था बल के जो सीमा होगा उस पदार्थ के प्रतिबल के क्या होगा, उसके विकृति के सम। तो बस इतना याद रखना, प्रतिबल और विकृति जो होता है एक दूसरे के क्या होता है, यह किसके नियम से, किसके नियम से जी, हुक के नियम से क्या होता है बताइए जल्दी से, ये दोनों बोलना है, बाकी को भूल जाइए। जो प्रत्यास्था पर लगता है प्रतिबल ना, वह उसके विकृति के क्या होता है, समान। फिर से बताइए, हुक का नियम क्या है? एक साथ आवाज नहीं आ रहा है। हुक का नियम क्या है? प्रतिबल जो होता है वह विकृति के क्या होता है, यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एल। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। कोई दिक्कत? अब आइए, यहां से ये आता है प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक यानी कि कहेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अंग्रेजी में क्या बोलिएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जिसको डिनोट किससे करिएगा, तब एग्जाम में बार बार कम से कम 1000 बार क्वेश्चन आया होगा, रेलवे में सबसे ज्यादा टेक्नीशियन वगैरह में देगा आपका। तो कहेंगे प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या होता है जी, प्रतिबल अब बटा कौची, प्रतिबल बटा कौची, प्रत्यास्था गुणांक बराबर कौची, अब प्रतिबल बराबर कौची, फोर्स बाई एरिया। प्रतिबल बराबर फोर्स बाई एरिया, पता है ना जी, फोर्स बाई एरिया। फिर से बताइए, प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या होगा जी, प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या होगा, प्रतिबल बटा कौची, प्रतिबल बटा, या कहेंगे प्रतिबल बटा विकृति बराबर क्या होगा, प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक। चलिए, अब है बउआ यंग प्रत्यास्था। कौन प्रत्यास्था? ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप वर्क पावर एनर्जी को इजी में ले सकते हैं। हुक का नियम, प्रत्यास्था गुणांक, फिर यंग प्रत्यास्था गुणांक। अगर आप लोग को एग्जाम में नहीं आएगा तो जो कहिएगा मानेंगे, लेकिन इसको तो बढ़िया से एकदम समझ जाइए। फिर से बताइए, प्रतिबल बराबर क्या होगा, फोर्स बाई एरिया। फोर्स बाई, कहेंगे प्रत्यास्था जब बढ़ेगा तो विकृति भी क्या होगा, समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती। अब प्रत्यास्था गुणांक बराबर कौची, प्रतिबल बटा विकृति। विकृति का मात्रक होता है, सीमा होता है, नहीं होता। यह क्या होता है विकृति, लंबाई या चौड़ाई में क्या होता है, परिवर्तन बटा मूल लंबाई। विकृति क्या है जी, लंबाई, सॉरी, लंबाई में कमी या वृद्धि बटा मूल लंबाई को हम क्या कहेंगे। चलिए, अब है हुआ यंग प्रत्यास्था। कौन प्रत्यास्था? हुक का नियम क्या दिए थे अभी बताइए जल्दी से ना, हुक का नियम क्या दिया था, प्रत्यास्था जो होता है किसी पदार्थ पर जो प्रतिबल होता है उसके विकृति के क्या होता है, प्रत्यास्था जो होता है उसके विकृति के क्या होता है, किसमें, किसका नियम में, हुक के नियम में। जब इतना बोलते रहिएगा तो ऑप्शन देखिएगा ना तो माइंड में कुछ चलेगा। आइए, यंग प्रत्यास्था गुणांक, कौन सा जी, यंग यंग माने जवान, यंग माने कौन। चलिए, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य बताएं किसको कहेंगे, जिसको गुजरने के लिए माध्यम चाहिए, ठोस, द्रव और गैस। कर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु का क्या कहा जाता है जी, चलिए, कह रहा है जी कि यंग प्रत्यास्था कहेंगे किसको, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहिएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और उसके विकृति के अनुपात को क्या कहिएगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्था और प्रत्यास्था गुणांक क्या कहेंगे, प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा, कहेंगे दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे, कहेंगे अगर
प्रत्यास्था बल विकृति के समानुपाती होगा तो क्या होगा? वो हुक का नियम। क्या नियम? हुक का नियम। अब तनी मुझे कहा खत्म करे, रुक जाओ। अनुपात को क्या कहिएगा? अनुपात को क्या कहिएगा? चलिए, यंग प्रत्यास्था गुणांक पदार्थ की कठोरता को दर्शाता है। यंग प्रत्यास्था किसको दर्शाता है जी? या पदार्थ की कठोरता को कौन दर्शाता है? सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। सबसे कठोर धातु कौन है? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु, सबसे मुलायम धातु, सबसे मुलायम सोडियम, जिसको आसानी से कोची से काट देंगे, हाथ पर रखते ही पिघलने वाला गैलियम। हाथ पर रखते ही पिघलने वाला गैलियम का एटॉमिक नंबर 31, का गलनांक 29 पॉइंट समथिंग। यहो दरोगा में सब पूछले है गैलियम वाला। चलिए, ये समझ गए जी। प्रत्यास्था गुणांक और यंग प्रत्यास्था, ये दोनों के अनुपात को हम क्या कहेंगे? कहेंगे प्रतिबल, और विकृति को बोल रहे थे प्रत्यास्था गुणांक। आगे बढ़िए। यंग प्रत्यास्था गुणांक पदार्थ की कठोरता को क्या करता? दर्शाता है। अर्थात कोई पदार्थ कितनी आसानी से मोड़ा या खींचा जा सकता है, यह प्रत्यास्था गुणांक द्वारा पता चलता है। चलिए, कितना है? अभी लंबा है वो। सही, लास्ट है एक तरफ वाला, बस थोड़ा सा नहीं और 5 से 7 मिनट। चलिए, कह रहा है यंग प्रत्यास्था गुणांक पदार्थ की किसको दर्शाता है? पूछेगा कि पदार्थ की कठोरता को कौन दर्शाता है जी? पदार्थ की कठोरता को कौन दर्शाता है? यंग प्रत्यास्था बराबर क्या होता है? प्रतिबल और विकृति का अनुपात। प्रतिबल और विकृति का क्या? कहेंगे प्रतिबल और विकृति का जो यथी होगा, क्या बोले थे? चलिए, देखिए, प्रत्यास्था कोई भी वस्तु को कितना मोड़ा जा सकता है या कितना खींचा जा सकता है, या किसके द्वारा पता लगाया जाता है? किसी वस्तु को कितना हम क्या करेंगे? मोड़ेंगे। कितना बल लगा के मोड़ना होगा, या कितना बल लगा के उसको खींचना होगा, या किसके द्वारा दर्शाया जाता है? या प्रत्यास्था बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबल बटा विकृति क्या होता है? लंबाई। क्या होता है जी? लंबाई डेल्टा एल बटा एल, यही ना होता है। कहेंगे इसका कोई मात्रक तथा बीमा। आइए, धातुओं की यंग प्रत्यास्था गुणांक अधिक होता है, इसलिए इन पदार्थों की लंबाई में थोड़ा अंतर उत्पन्न करने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होती है। जैसे कोई ठोस पदार्थ है लोहा, अगर उसको खींच लंबा करना तो क्या करेगा? घींच के कर दीजिएगा। क्या करना होगा? हथौड़ा से पीटना होगा गर्म करके, तब जाके वो होगा। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? सबसे ज्यादा प्रत्यास्था गुणांक किसमें होगा जी? ठोस में। ठोस में यानी धातु में। कड़ा कुछ पदार्थ बढ़ते यंग प्रत्यास्था गुणांक के क्रम में निम्नलिखित है। तो सबको याद नहीं रखना होता है, कुछ जो होता है उसको बड़ा हो। चलिए, इसको तनी मनी देख लीजिए। कह रहा है यंग प्रत्यास्था गुणांक के बढ़ते हुए क्रम। सबसे कम जो यंग प्रत्यास्था किसमें होगा? सबसे कम और सबसे ज्यादा याद रखना है। सबसे कम किसमें यंग प्रत्यास्था? क्योंकि लचीला होता है, सल्फर मिलाए होने के कारण जंप मारता है। जंप मारता है ना, देखते होंगे कि रबर को जब गिराइएगा जमीन पर जंप करता है, जैसे गाड़ी के टायर वगैरह देखे होंगे, जैसे रील में ऐसे ऐसे करके 3 बार में चढ़ा देता ऊपर। सबसे यंग प्रत्यास्था कम किसमें होगा? और फिर उससे ज्यादा किसमें? उससे ज्यादा किसमें? जैसे जैसे कठोरता बढ़ेगा उसका प्रत्यास्था गुणांक भी क्या होगा? दिक्कत, यंग प्रत्यास्था गुणांक भी धीरे धीरे उसका बढ़े। ठोस में ज्यादा होगा, उससे कम द्रव में होगा, और सबसे कम किसमें होगा? गैस में। तो सबसे कम कहेंगे किसमें? फिर किसमें? फिर किसमें? और फिर केकरा में? ये 4 गो ऊपर से दरोगा दे देता सरियावे लागी। तो सबसे कम कहेंगे, सबसे कम केकरा में? फिर केकरा में? रबर से ज्यादा केकरा में? नाइलोन में। नाइलोन से ज्यादा लकड़ी में, और फिर लकड़ी से ज्यादा
ई सरियावे ला दरोगा दिया है कहीं हम देखे हैं। सबसे कम कहेंगे प्रत्यास्था केकरा में, और रबर से कम ज्यादा, नाइलॉन से ज्यादा, और लकड़ी से ज्यादा। देख लीजिएगा प्रीवियस क्वेश्चन दरोगा की चारों अरेंज कर ला दिया। सबसे कम किसमें, और रबर से ज्यादा, नाइलॉन से ज्यादा, और लकड़ी से ज्यादा। और बाद में देगा तो नीचे देगा, तो जब देगा तो अब नीचे देगा चार को। तो सबसे कम केकरा में, और रबर में, और बाद नाइलॉन के बाद, लकड़ी के बाद, या चारों दे देगा, ऊपर से चारों ऑप्शन में दे देगा अलग अलग। और सबसे कम प्रत्यास्था गुणांक किसका होता है, किसका होता है जी, कौन कौन चारों में, यही चारों ऑप्शन एकदम सेम टू सेम रहेगा आपका। कौन कौन, रबर, नाइलॉन, लकड़ी, अस्थि। बच्चा मार के निकलता है अस्थि, क्योंकि भाई मजबूत है। क्या है वो, मजबूत है। चलिए चलिए, ओकर बाद अस्थि, अस्थि के बाद कौन सी में, शीशा के बाद, एल्युमिनियम के बाद, धात के बाद, पित्तल के बाद, टाइटेनियम के बाद, स्टील के बाद, टंगस्टन के बाद, ग्राफीन के बाद, हीरा के बाद। तो सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ धातु केकरा होता है, सबसे धातु में कौन, अधातु, सॉरी एक से ज्यादा केकरा होता है, कार्बाइन। लेकिन कहते हैं ना सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर पदार्थ कौन, क्योंकि उसमें प्रत्यास्था अधिक होता है। उसको अगर लंबा करना है, खींचना है, तो उसमें ज्यादा बल का जरूरत है। सबसे कम बल केकरा में लगाना होगा, सबसे कम केकरा में। रबर को आसानी से खींच लेते हैं आप लोग, अगर छोड़ देंगे तो घीच दीजिएगा, नहीं ना। तो चारों में याद हो गया, ऊपर में चारों ऑप्शन में कौन कौन होगा जी, रबर, नाइलॉन, लकड़ी, अस्थि। ये चार गो के अलावा पांचवा ऑप्शन में नहीं रहता, हम देखे हुए, यही चार गो रहता है। यहाँ तक क्लियर जी। टाइम क्या हुआ देखिए तो, सब अच्छा। चलिए तो आज के लिए यही तक है, और अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले क्लास में। जो भी यूट्यूब पर है, ऑफलाइन में ऑनलाइन में जो भी बच्चे हैं, लेकिन याद रखिए इसके बाद जो अभी चलने वाला है आपका लूसेंट स्पीडी और करंट अफेयर का क्यूज, इसके बाद होता है। जो भी बच्चे अपने में ग्रुपिंग करते हैं, तो आपका 1 वीक का जितना पढ़ाया गया उसका रिवीजन भी होता है। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं तो आकर यहाँ ऑफलाइन कर सकते हैं। चलिए, और जिनको भी टेस्ट लगाना है बिहार दरोगा का, जिनकी मंजिल है, जिनका सपना है, जिनका ख्वाब है बढ़ती, तो वह जरूर आए 7 बजे से। आप आज आपका टेस्ट है दरोगा का, अलग अलग डिस्कशन होगा। और डिस्कशन के तो बात मत कीजिए, कपड़ा फाड़ डिस्कशन होगा आज, चारों ऑप्शन को गर्दा उड़ा देंगे आज। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए सागर जी, समझ में आ रहा था ना आप लोग।